हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। ये काफ़ी चर्चित टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि इंटरनेशनल लॉ का एक्चुअल में नेचर क्या होता है। क्या ये लॉ कहलाने लायक है या फिर हम इसे कुछ और कह सकते हैं, लॉ कहें या ना कहें। बेसिकली इसका पूरा नेचर है क्या, क्लासिकल व्यू से लेके आज का मॉडर्न व्यू, जो भी हम इसको इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आपका ये टॉपिक आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप इसमें ये पूरा आंसर लिख सकते हैं, जो भी मैंने आपको स्लाइड्स में अभी आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पे हम दो बेसिकली हम जिस पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो है, इज़ दिस रियली अ लॉ। ये लॉ है, और इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लॉ क्या होता है। तो चलिए जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट ने अपने अपने टाइम पे उनको जो भी सही लगा उन्होंने क्या क्या कहा है इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और हाँ यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो दिस इज़ द डिबेटेबल क्वेश्चन कि इज़ इंटरनेशनल लॉ रियली अ लॉ। तो जूरिस्ट हैव डिफरिंग ओपिनियंस ऑन वेदर। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। कोई कहता है कि ये लॉ नहीं है, कुछ और है। कोई कहता है नहीं नहीं ये ट्रू लॉ है। तो वो हम सब ओपिनियंस इसी वीडियो में जानेंगे कि द व्यूज रेंज फ्रॉम एक्सेप्टिंग इट एज अ कंप्लीट लीगल सिस्टम टू क्वेश्चनिंग इट्स इफेक्टिवनेस ड्यू टू द लैक ऑफ एनफोर्समेंट। काफ़ी सारे इसको कंप्लीट लीगल सिस्टम मानते हैं अपने आप में, और काफ़ी सारे मानते हैं कि भाई इसके जो है ना, ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये लैक करता है एनफोर्समेंट को। मतलब जैसे देखिए, अगर आपका इंडियन लॉ है तो लॉ कैसे बनता है। लॉ बनता है सबसे पहले गवर्नमेंट सोचती है, एक बिल पेश करती है लोकसभा में, वहाँ से अप्रूव होता है, फिर राज्यसभा जाता है, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो उस पर सिग्नेचर करते हैं तो वो लॉ बन जाता है। फिर फाइनली वो पब्लिश होता है गैजेट में, तो वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है लॉ का। अब ये हमने लॉ बनाया तो किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। अगर स्टेट में बनता तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती। ठीक है, अगर वो एनफोर्स नहीं हो रहा है तो हमारे पास कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पुलिस ऑफिशियल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रॉपर एक एनफोर्समेंट का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ है नहीं है। इसीलिए इसकी बात की गई है कि देखो, ना ही कोई एक पार्लियामेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, ना ही हमारे पास कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना ही कोई एक इंटरनेशनल पुलिस है जो इन सब चीज़ों को एनफोर्स करा सके। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये लॉ नहीं है। तो काफ़ी सारे इस बात को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारे दूसरा अपना ओपिनियन रखते हैं। तो चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट, जॉन ऑस्टिन। देखिए ऑस्टिन क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये आप नोट भी कर सकते हैं, पॉज कर लेना वीडियो, नोट्स बना लेना, आपके हमेशा काम आएंगे। ये इंटरनेशनल लॉ में भी काम आएगा और जूरिस्प्रूडेंस में भी काम आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑस्टिन क्या कहते हैं। ऑस्टिन कहते हैं दैट लॉ इज अ कमांड फ्रॉम अ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। जो लॉ होगा ना, वो हमेशा एक सॉवरेन की कमांड होगी जो कि सैंक्शन के द्वारा बैक की जाएगी, कि अगर आपने उसको नहीं माना तो आपके ऊपर लगेंगे सैंक्शन। अभी सैंक्शन वर्ड क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर जाके देख लेना कि सैंक्शन इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ क्या होता है, इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शन। एंड सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है वो अथॉरिटी जिसके ऊपर किसी और का एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर, कोई भी कंट्रोल ना हो। जैसे इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट, ठीक है ना, हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है। तो हम सॉवरेन हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने डिसीजन लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई बाउंड नहीं कर सकता इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है ना, एक्सटर्नल कोई प्रेशर हम पर नहीं चलेगा। तो वो कहता है लॉ वही होता है कि जो सॉवरेन ने बनाया है, और अगर नहीं माना तो सैंक्शन लगेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, जिसको वो लॉ मानता है प्रॉपरली सो कॉल्ड को, इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय अ सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी। ही कॉल्ड सच कमांड्स एज पॉजिटिव लॉ विच ही रिगार्डेड एज द एप्रोप्रिएट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। वो मानता है वही पॉजिटिव लॉ है, वही कमांड जो सॉवरन ने दी है वही लॉ है मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, इफ द कंसर्न रूल्स वर नॉट इशूड बाय सॉवरन अथॉरिटी देन दे कैन नॉट बी लीगल रूल्स। अगर वो रूल्स सॉवरन अथॉरिटी ने नहीं बनाए तो वो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लीगल रूल्स नहीं होते हैं। उनको आप कुछ और कह सकते हैं, लेकिन आप लीगल रूल्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यही टेस्ट लगाए इंटरनेशनल लॉ पे, तो इंटरनेशनल लॉ डू नॉट क्वालिफाई एज रूल ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ इसे क्वालिफाई नहीं कर रहा क्योंकि सॉवरेन ने नहीं बनाए हैं। सिंस इंटरनेशनल लॉ लैक्स अ सेंट्रल अथॉरिटी, नो सॉवरेन एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है, तो ही कंसिडर्ड इट एज, ऑस्टिन क्या मानते हैं इंटरनेशनल लॉ को,
पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है रेदर देन रियल लॉ। ये लॉ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है। हम मोरल वैल्यूज़ के तौर पे इसे हम यूज़ कर रहे हैं या फिर हम मान रहे हैं। हमारी मोरालिटी है इसे मानना और ना मानना, ठीक है। ये कोई लॉ नहीं है ऑस्टिन के अकॉर्डिंग। अब इस बात का क्रिटिसिज्म हो सकता है और होता है किस बात पे कि यार आप कह रहे हो कि कोई एक अथॉरिटी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कैसे नहीं है? अगर हम मॉडर्न तौर पे देखें, क्योंकि ऑस्टिन कब से कब तक का पीरियड है ऑस्टिन का, 1790 से लेके 1859 तक का। अब मॉडर्न इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीसी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि जिसके डिसीजन सब मानते हैं और नहीं मानते हैं तो अलग अलग तरीके से सैंक्शंस भी कंट्रीज़ पे लगाए जाते हैं। अब सैंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल लॉ में कि जैसे हमें पता है अगर हमने अपना इंडिया की लॉ नहीं माने तो हम पे क्या होगा भाई, एफआईआर हो सकती है, ठीक है, कोई और कंप्लेन कर रहा सकता है। तो हमें पता है कि उसके क्या क्या सैंक्शन है म्यूनिसिपल लॉ में। अब इंटरनेशनल लेवल पे कैसे होगा, उसके लिए आपको सैंक्शन की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, मैंने बनाई हुई है, तो वो आप देख लीजिए आई बटन में जाके इस वीडियो के बाद। तो ये हो गया हमारा मॉडर्न इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन है, आईसीजे है, ये शो करते हैं कि भाई देखो ऑब्लिगेशंस हैं, बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस हैं, यूएन के पास पावर है, आईसीजे के पास पावर है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है ऑस्टिन का। अब ऑस्टिन की थ्योरी को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि बेंथम, हॉब्स, प्यूफेंडॉर्फ, ये तीनों इसके सपोर्टर्स हैं। हु ऑल्सो क्वेश्चन द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड टर्म्ड इट एज मेयर मोरल एथिकल रूल्स मानते हैं ये तीनों भी, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब आगे चलते हैं इसमें। अब आते हैं हॉलैंड। इनका पीरियड 1835 से 1926 तक का है। ये एक इंग्लिश जूरिस्ट थे और ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं लीगल पॉजिटिविज्म के। मतलब ये भी इन्फ्लुएंस्ड है ऑस्टिन की थ्योरी से। ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो भी अभी उसकी आपको झलक इनकी थ्योरी पे भी दिखेगी। ये कहते हैं सिंपल सा कि ट्रू लॉ मस्ट कम फ्रॉम अ सॉवरन अथॉरिटी विच हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स रूल्स। भाई रूल वो बनाए ना जो उसको एनफोर्स भी करा सकता है। अब कोई एनफोर्स ही नहीं करा सकता तो उसका रूल बनाने का क्या फ़ायदा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि भाई मैं तो कल सुबह 6 बजे उठूँगा, ये पढ़ूंगा, इतना इस टाइम पे इस टाइम पे, ये पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाया। लास्ट में मतलब रात तक कि मैं 12 बजे सो जाऊँगा, ये सब पूरा रूटीन बना दिया, ठीक है। अब आपने उसे फॉलो ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा हुआ उस रूल का? आपने अपने लिए बनाया और फॉलो ही नहीं किया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि यार रूल वो बनाए जिसके पास अगर फॉलो नहीं किया तो वो सैंक्शन भी दे सके, तो उसको हम रूल मानेंगे, ठीक है। और इनका जो एक टर्म है वो आप याद रखना, इन्होंने बोला इंटरनेशनल लॉ को द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। अभी वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं कि डिस्क्राइब द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस समथिंग, ऐसा करके कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एलएलबी में, एलएलएम में और काफ़ी अलग अलग एग्जाम्स में भी, ठीक है। यहाँ तक कि यूपीएससी के मेंस में जो ऑप्शन लेते हैं लॉ को, उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली? इसका मीनिंग होता है वैनिशिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो पैरेलल लाइंस होती हैं, सीम्स टू मीट ईच अदर बट डू नॉट मीट। लगता है कि ये दोनों लाइंस मिल जाएंगी लेकिन वो मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो पैरेलल लाइंस हैं, तो वो कैसे मिलेगी? तो वैनिशिंग पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि लगता तो है कि इंटरनेशनल लॉ भाई लॉ है, लेकिन ध्यान से देखने पे फिर पता चलता नहीं नहीं ये लॉ नहीं है। तो उन्होंने यही बोला कि ये जो पैरेलल लाइंस की तरह है, जो लगता तो है कि मिल जाएगी लेकिन ये मिलती नहीं है, तो वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है ये, ठीक है। कौन? इंटरनेशनल लॉ। इन इंटरनेशनल लॉ बोथ पार्टीज आर जजेस ऑफ देयर ओन कॉज। दोनों ही पार्टीज अपने अपने कॉज के लिए जज होती है खुद ही, और ये एक लॉ बाय एनालॉजी है। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, लास्ट में मैंने वैसे पूरे आपके लिए एक टेबल बनाई हुई है, उसको आप ज़रूर देखना। उसमें सभी जूरिस्ट हैं और उनके बारे में उनके जो वन लाइनर्स मैंने लिखे हुए हैं कि उन्होंने एक्चुअल में इंटरनेशनल लॉ को किस चीज़ से डिनोट किया है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो गया आपके लिए। तो इंटरनेशनल लॉ इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ही ऑब्जर्व दैट रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर फॉलोड बाय कर्टेसी। कर्टेसी से हम फॉलो करते हैं, मन नहीं है तो नहीं करेंगे, मन है तो कर रहे हैं। सिंपल सी बात ये है हॉलैंड की, ठीक है। अब आगे अब आते हैं जे जी स्टार्क। इनका पीरियड देखिए 1911 से 2006, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ भाई ट्रू लीगल सिस्टम है अपने आप में। और क्यों है उसके लिए इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए, 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं बेसिकली। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लीगल सिस्टम, क्योंकि ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ बाइंडिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट रेगुलेट स्टेट बिहेवियर।
आज के डेट में इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स देता है जो कि हर स्टेट मानता है और उसके अकॉर्डिंग अपना जो डोमेस्टिक लॉ है उसको भी बनाता है, ठीक है। जैसे यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना देखा कि ह्यूमन राइट्स के लिए हमारी कंट्री में भी लॉ होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ ने देखा। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ की कोई सुनता नहीं है, उस पर भी एक बाइंडिंग रूल्स हैं भाई, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आप अपने रूल्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल रूल्स बनाओ, लेकिन उसके रूल्स फॉलो होते हैं। और इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय द आईसीजे स्टैट्यूट, आर्टिकल 38 आईसीजे स्टैट्यूट का कहता है, एंड एनफोर्स थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट्स, ट्रीटीज़ एंड कस्टम्स। इंटरनेशनल कोर्ट है, एनफोर्स कराने के लिए ट्रीटीज़ होती हैं, कस्टम्स हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई सिस्टम ही नहीं है, ये प्रॉपर अपने आप में एक लीगल सिस्टम है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इनका है कि एनफोर्समेंट भी एग्जिस्ट करता है। कैसे कैसे? डिप्लोमेटिक प्रेशर से, सैंक्शन से, जुडिशियल एनफोर्समेंट है, सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म है, पार्टी रिटेलिएट करेगी, ठीक है ना। काउंटर मेजर्स अपना सकता है स्टेट, WTO है, ICC है, ICJ है, सैंक्शंस हैं। सैंक्शन वर्ड काफ़ी आप इंपॉर्टेंट पाएंगे इंटरनेशनल लॉ में। तो ये सब चीज़ें हैं और एनफोर्समेंट हो जाता है लॉ का। ही आर्ग्यूड दैट डोमेस्टिक लॉ ऑल्सो स्ट्रगल्स विद एनफोर्समेंट। बिल्कुल सही बात। इन्होंने कहा देखो, अगर आप बात एनफोर्समेंट की करोगे तो डोमेस्टिक लॉ भी तो एनफोर्समेंट में स्ट्रगल करता है। कैसे? क्योंकि कई सारे लॉज होते हैं लेकिन उनका एनफोर्समेंट होता ही नहीं है। अब देखो, आप अपने लेवल पे सोचो, जैसे आप टू व्हीलर चलाते हैं, ठीक है। अब टू व्हीलर में सारे लॉ बने हुए हैं कि आपका जब आप चलाएंगे तो आपने स्लीपर्स नहीं पहने होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स पहने होने चाहिए, उसमें हेलमेट भी इंक्लूड होता है। उसमें आपका अगर आपके टू व्हीलर में साइड मिरर्स नहीं है तो वो भी इलीगल है। तो सब चीज़ें, रूल्स तो बने हुए हैं। क्या इनका इन्फोर्समेंट होता है हेलमेट के सिवा? नहीं, क्योंकि हेलमेट दूर से विजिबल है और वो मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो चल रहा है। बाकी इसके अलावा कभी आपने देखा है कि किसी ने चप्पल पहन के अगर कुछ भी चला रहा है वो टू व्हीलर तो उसका चालान हुआ हो, साइड मिरर्स ना हो? तो बहुत ही रेयर, मतलब ना के बराबर। तो ये भी तो एक लॉ है, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट तो नहीं है ना। तो आप क्या इसको लॉ नहीं कहोगे? बिल्कुल कहेंगे। तो यही इन्होंने कहा कि देखो, डोमेस्टिक लॉ भी स्ट्रगल करता है इन्फोर्समेंट के साथ, तो आप इसे मतलब उस प्लेटफॉर्म पे मत रखिए। तो इनका कहना बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। नाउ इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स मोर देन जस्ट स्टेट्स, ठीक है। अब इंटरनेशनल लॉ आज की डेट में सिर्फ स्टेट्स को ही रेगुलेट नहीं कर रहा, उसके वो किस किस को गवर्न करना है? ऑर्गेनाइजेशंस को भी गवर्न कर रहा है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को भी गवर्न कर रहा है, इंडिविजुअल्स भी आते हैं उसकी रेंज में। तो बहुत वाइड एस्पेक्ट है उसका। तो ये, इसको आप लॉ नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ठीक है ना। ये सिर्फ स्टेट्स पे थोड़ी लग रहा है, उनके इंडिविजुअल्स पे भी है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों पे लगता है। तो तीसरा इन्होंने पॉइंट अपना ये दिया। एंड द लास्ट इज डिफरेंस बताया इन्होंने डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ का। इन्होंने कहा देखो, मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, एंड सेंट्रलाइज अथॉरिटी भी नहीं है, जैसे कि हमारे नेशनल लीगल सिस्टम्स में होता है। हम ये एक्सेप्ट करते हैं। हाउएवर ही आर्ग्यूड दैट दिस डज नॉट इनवैलिडेट इट्स लीगल नेचर। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लीगल नेचर का है ही नहीं, इट सिंपली फंक्शंस डिफरेंटली। ये बहुत अच्छी लाइन बोली इन्होंने कि इंटरनेशनल लॉ सिंपली फंक्शंस डिफरेंटली। म्यूनिसिपल लॉ से डिफरेंट फंक्शन करता है लेकिन है उसी की तरह। तो यहाँ से इनका कंक्लूजन ये निकलता है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ इन इट्स ट्रू सेंस एज कम्पेयर टू म्यूनिसिपल लॉ, इट इज़ डेफिनेटली वीक, ठीक है। अगर हम कंपेयर करेंगे म्यूनिसिपल लॉ से, ये डेफिनेटली वीक है, वीक लॉ है। ये बहुत अच्छा टर्म है, याद रखना, वीक लॉ। लेकिन इंटरनेशनल लॉ भी लॉ तो है, वीक है अलग चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं रॉस्को पाउंड। इनका टेन्योर 70 एंड 64, ये आगे पीछे हो गया है। इसमें इन्होंने क्या किया है देखो, पाउंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज एन इवॉल्विंग सिस्टम दैट गेन्स लेजिटिमेसी थ्रू सोशल एक्सेप्टेंस। मतलब ये कहते हैं कि सोसाइटी उस लॉ को मान रही है इसलिए वो लॉ है, ठीक है ना। ही आर्ग्यूड दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ बिकॉज स्टेट्स एंड ग्लोबल एक्टर्स फॉलोज इट इन प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ लॉ है, अगर हम उसे मान रहे हैं, हमने मानना छोड़ दिया तो उसकी लॉ की वैल्यू ख़त्म। इनका सिंपल कहना इतना है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो ये बोलते हैं लॉ एज अ सोशल कंट्रोल। इंटरनेशनल लॉ को क्या मानते हैं? लॉ एज अ सोशल कंट्रोल है, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा चार्ट है, इसमें आप सब कुछ समझ जाएंगे। जो छूट गए हैं ना वो भी सारे इसमें कवर्ड हैं। जैसे कि ऑस्टिन ने बोला पॉजिटिव मोरालिटी, ट्रू लॉ नहीं है, बस पॉजिटिव मोरालिटी है क्योंकि इसमें सैंक्शन और एनफोर्समेंट नहीं होता। हॉलैंड ने बोला वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हार्ट बोलते हैं एक इम्परफेक्ट लीगल सिस्टम है क्योंकि इसके पास प्राइमरी रूल्स तो हैं, प्राइमरी रूल्स मतलब ऑब्लिगेशंस तो हैं, लेकिन सेकेंडरी रूल्स नहीं है। सेकेंडरी रूल्स इन्होंने बोला था एनफोर्समेंट को, कि एनफोर्समेंट नहीं है इसका। तो ये हो गया हार्ट का कहना
केल्सन कहते हैं भाई ट्रू लीगल सिस्टम है, बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ ही ग्रैंड नॉर्म है और इसी को देखते हुए आज के स्टेट्स अपने म्यूनिसिपल लॉज बनाते हैं। तो केल्सन का कहना ये था। ग्रोशियस कहते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स, मतलब ये यूनिवर्सल है, बाइंडिंग है और इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट कंसेंट है। तो ये नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है इंटरनेशनल लॉ। जॉर्ज जेलेनेक कहते हैं कि स्टेट की इच्छा पे इंटरनेशनल लॉ काम करता है, स्टेट उसे मान रहा है वॉलंटरीली तो वो चल रहा है एज अ लॉ, नहीं मानेगा तो नहीं चलेगा, सिंपल। ओपनहाइम कहते हैं ये एक फंक्शनल लीगल सिस्टम है, ये रेगुलेट करता है स्टेट्स के रिलेशंस इवन विदाउट सेंट्रलाइज एनफोर्समेंट। तो ये भी इसे क्या मानते हैं, एक फंक्शनल लीगल सिस्टम मानते हैं। जी स्टार्क कहते हैं कि इट इज़ अ ट्रू लीगल सिस्टम, बिल्कुल जो हमने पढ़ा पीछे। एंड रॉस्को पाउंड वही सोशल टूल मानते हैं इसे, कि सोसाइटी इसे मान रही है इसलिए ये चल रहा है, अगर इसे नहीं मानती तो ये नहीं चलता, ये लॉ नहीं कहलाता। तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। ये पूरा आप चार्ट बना के रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू।